पिछले क्लास में हम लोग ये समझ रहे थे कि किसी भी आबादी में जाति जो रहते हैं उनकी संख्या में कमी बेसी होती रहती है, तो वहाँ की आबादी घट जाती है या वहाँ की आबादी बढ़ जाती है। इसके लिए दो फैक्टर होते हैं, कुछ जैविक कारक होते हैं, कुछ अजैविक कारक होते हैं। कुछ जैविक कारक होते हैं, कुछ अजैविक कारक होते हैं। उसी के बारे में हम लोग जानने वाले थे। पिछले क्लास में भी बहुत सारा हम लोग जैविक और अजैविक कारक जान चुके हैं। उसी को थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार में करके दे दिया गया है, दो कारकों में बांट के। तो जैविक कारक के बारे में जानेंगे। जैविक कारक का मतलब होता है जो जीवों से रिलेटेड होता है, जो जीवों में होता है। किसी जीव के लिए कोई जीव कैसे कारक बनता है, उसके आबादी में वृद्धि का या उसके आबादी में कमी का। आबादी के जीवों या विशिष्टियों के जीवों के द्वारा प्रभाव पड़ता है। ऑब्वियस है कि अगर कोई आबादी में जीव होते हैं तो उनके आसपास जितना भी जीव रहते हैं उनके द्वारा भी उसका प्रभाव पड़ता है, उसे जैविक कारक हम लोग कहते हैं। कोई भी जीव अकेला जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, ये तो सबको पता है। कोई भी जीव जो होता है वो अकेला जीवन व्यतीत नहीं करता है, उसके साथ बहुत सारे क्या देखने को मिलता है, तो उसके साथ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव भी देखने को मिलता है, अलग अलग जाति का जीव भी देखने को मिलता है, और सेम जाति का भी जीव एक साथ वहाँ पे देखने को मिलता है। जीव सदा समुदाय में रहते थे। जब भी जीव का बात करेंगे तो हमेशा एक समुदाय में रहते हैं, और समुदाय प्रत्येक जीव एक दूसरे पर प्रभावित करते हैं, और एक दूसरे पर ऑब्वियस है कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और समुदाय में ही रहते हैं। जैसे इंसान का ही बात करेंगे तो एक समुदाय में रहते हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्टली एक दूसरे पर क्या होते हैं, वो लोग निर्भर भी रहते हैं, ये भी देखने को मिलता है। प्रमुख जैविक क्रियाएं जैसे वृद्धि, प्रजनन, पोषण आदि किसी जाति के विशिष्टियों के बीच अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं तथा विभिन्न जातियों के विशिष्टियों के बीच अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं के आपसी संबंध पर आधारित है। देखो यहाँ बात किया जा रहा है कि दो चीजें, एक है अंतरजातीय, ये दोनों का शायद मतलब जरूर लिखवाया है। एक होता है अंतरजातीय, एक होता है अंतरजातीय। अंतरजातीय और अंतरजातीय में क्या अंतर है? जब एक ही प्रकार के जीवों की बेस्टी मतलब एक ही प्रकार के जीव जो होते हैं, मतलब एक ही जाति के जीव, जब एक ही जाति के जीव के बीच में जो पारस्परिक क्रियाएं होता है उसको हम लोग अंतरजातीय कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतरजातीय कहते हैं। इसकी चीज़ के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अंतरजातीय जीव होता है उसी के बीच में प्रजनन हो पाता है, उसी के नर और मादा के बीच में प्रजनन हो पाता है। लेकिन अलग अलग जातियों के बीच में जब एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, कहने का मतलब एक दूसरे पर निर्भरता दिखाया जाता है, उसको हम लोग अंतरजातीय के नाम से जानते हैं। दोनों शब्द में अंतर है, ध्यान देना, ये अंतरजातीय या अंतरजातीय। ये कहने का मतलब क्या है कि ऑब्वियस है कि एक जाति का जीव दूसरी जाति पर डिपेंड होते हैं। हम लोग बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं पेड़ पौधा पर डिपेंड होते हैं। पेड़ पौधा और दूसरा जंतु एक दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे? उसको अंतरजातीय कहेंगे। अंतरजातीय मतलब की होता है कि एक ही जाति का एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जैसे प्रजनन करने के लिए एक ही जाति का एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। जब किसी आबादी की विशिष्टियों या विभिन्न आबादियों की पारस्परिक क्रियाओं से आबादी की वृद्धि हो तो उसे धनात्मक या अंतर क्रियाएं कहलाता है। धनात्मक अंतर क्रियाएं के नाम से जानते हैं। जब किसी कारण से आबादी की जाति में वृद्धि होता है, पारस्परिक क्रियाओं का कारण मतलब एक दूसरे का आपसी संबंध रखने के कारण जब उसकी वृद्धि होता है उसके आबादी में, तो उसको हम धनात्मक अंतर क्रिया के नाम से जानते हैं। लेकिन ऋणात्मक अंतर क्रिया भी होता है, जब आबादी के जीवों विभिन्न आबादियों के बीच पारस्परिक क्रियाओं जब रखता है, उसके कारण क्या हो जाता है, उसके आबादी में अगर कमी आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक अंतर क्रिया कहते हैं। जब एक दूसरे के बीच में पारस्परिक क्रिया रख रहे हैं लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है, उनका आबादी घट रहा है, तो उसको हम लोग ऋणात्मक क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक अंतर क्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए आते हैं, और यहाँ पे कुछ कार्य दिया हुआ है। जैविक कारकों का आबादी पर पड़ने वाला प्रभाव, किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है उसके बारे में यहाँ पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम लोग जैविक कारकों के आबादी पर पड़ने वाले असर के बारे में जानना चाह रहे थे। जैविक कारक के कारण कौन आबादी पर किस प्रकार से असर पड़ता है, तो उसको हम यहाँ पर 3 हिस्सों में बांट दिए हैं। कौन कौन सा हिस्सा है? विभिन्न पौधों के बीच पारस्परिक संबंध। सबसे पहले विभिन्न पौधों के बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है उससे आबादी पर किस प्रकार से असर पड़ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद एक स्थान पर पाए जाने वाले प्राणियों और पौधों के बीच में, दूसरा हम लोग किसके बीच में, प्राणी और पौधों के बीच में पारस्परिक संबंध देखने वाले उसके कारण आबादी पर किस प्रकार से असर पड़ता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा जो है, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव और पौधों के बीच में पारस्परिक संबंध।
तीसरा क्या है, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जो मृदा में होता है, मिट्टी में होता है, और पौधों के बीच में पारस्परिक संबंध के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये सब के सब आबादी पर कुछ न कुछ असर डालते हैं, किस प्रकार से डालते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग चर्चा रहेगा उसमें ये रहेगा कि विभिन्न पौधों के बीच में पारस्परिक संबंध के बारे में। जो अलग अलग पौधे होते हैं अलग अलग जाति के, उनके बीच में किस प्रकार से पारस्परिक संबंध होता है, उसके कारण आबादी पर किस प्रकार से असर पड़ता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक स्थान पर उगने वाले पौधे अपनी जाति के दूसरे पौधे के साथ जल, प्रकाश, भोजन के लिए तीव्र स्पर्धा करते हैं। देखो, जब हम लोग बात करते हैं एक ही स्थान पर अगर 2 से 3 पौधा यहाँ पर उगता है, एक ही स्थान पर 2-3 पौधा अगर उगता है, तो ऑब्वियस है कि ये सब के सब क्या कर रहा है, नीचे से जल ले रहा है, और जल लेगा तो सबके जल की आवश्यकता है, तब इसमें ऑब्वियस है कि स्पर्धा होगा, कंपटीशन होगा कि कौन कितना ज़्यादा जल ले रहा है। तो ऑब्वियस अगर जल का कमी महसूस होगा तो कोई ज़्यादा खींचेगा, कोई कम खींचेगा, इस प्रकार का स्पर्धा देखने को मिलता है। इनलिए भोजन के लिए, प्रकाश के लिए भी स्पर्धा देखने को मिलेगा। जब एक ही जगह पर ज़्यादा पौधे यहाँ पर देखने को मिलता है, तब अगर उसका कमी होने लगता है तब ऐसा देखने को मिलता है। इस अंतरजातीय स्पर्धा, इसको हम लोग अंतरजातीय कह रहे हैं, ठीक। तो ये अभी देखो, अभी हम लोग एक स्थान पर उगने वाले अपने जाति का ही हम लोग बात करें, मतलब तीनों के तीनों एक ही जाति का है। तीनों आम का होगा तो आम का, तीनों धान का है तो तीनों धान का ही होगा, ठीक। हम एक ही जाति का यहाँ पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग एक ही जाति का चर्चा कर रहे हैं, तो उसको हम लोग अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। मतलब अपने जाति के बीच में ही क्या हो रहा है, स्पर्धा हो रहा है, तो उसको हम अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं, जिसके कारण से स्पर्धा कम तीव्र होती है। अब देखो, इसमें स्पर्धा होती है, लेकिन इसमें स्पर्धा का जो तेजी होता है वो कम होता है, ज़्यादा तेज नहीं होता है। जीवों के बीच होने वाली इस आपसी स्पर्धा को चलते आबादी के जीव की वृद्धि, प्रसारण, वृद्धि क्रम, मृत्यु दर आदि पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अब ऐसे ही जब स्पर्धा होगा, स्पर्धा के कारण क्या देखने को मिलता है, जब स्पर्धा होगा तो वैसे स्पर्धा के कारण यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि इनके वृद्धि में कमी होगा। अब एक ही जगह सेम जाति का बहुत सारा पौधा उगा देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ऑब्वियस है कि उसमें दिक्कतें आएगा। उन लोगों के बीच में स्पर्धा होगा तो कोई सही ढंग से वृद्धि नहीं कर पाएगा, किसी को सही ढंग से भोजन प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए वो अपने आप को सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक। ये चीज़ हम लोग देखने को मिलता है। अगर देखिए, एक स्थान पर उगने वाले पौधों के बीच पारस्परिक संबंधों के मुख्य उदाहरण निम्नलिखित है। और बहुत सारे ऐसा हम लोग एक स्थान पर उगने वाले पौधों के कुछ हम लोग उदाहरण के तहत हम लोग समझने वाले हैं। जैसे अधिपादप, या इसको हम लोग एपीफाइटस कहते हैं। इस प्रकार के पौधे अन्य पौधे के तनों या शाखाओं पर उगते हैं। अब देखो, यहाँ पर साफ साफ क्लियर यहाँ पर दे दिया कि अधिपादप जो पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, किसी अन्य पौधों के तना पर ही उग जाएगा या उसके शाखा पर ही ये उग जाता है, एवं भोजन एवं जल उससे ग्रहण नहीं करते। लेकिन ये उग तो जाता है, लेकिन ये भोजन और जल उनसे ग्रहण नहीं करते। जैसे आर्किडस, इनमें 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती है, एक है अवशोषी मूल्य, दूसरा निलंबी मूल्य। पेड़ की दरारों में मिलने वाली मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण अवशोषी मूल्य द्वारा होता है। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है, जो पेड़ का दीवार होता है उसके अंदर से जो खनिज पदार्थ मिलता है, जो मिट्टी का अवशोषण मिलता है, उसी को लेकर अपने आप को ग्रोथ करता है। जबकि हवा में लटकने वाली निलंबी, आप देखो यहाँ पर निलंबी मूल्य वो होता है जो हवा में लटकते रहता है, जिसका जड़ क्या होता है, हवा में लटकते रहता है। निलंबी मूल्य अपने वेलामेन ऊतक द्वारा वायुमंडल से जल को क्या करता है, अवशोषण करता है। अब देखो ये अलग अलग तरीका अपनाता है लोग। तो जिसका जड़ अगर जमीन में रहता है तो ऑब्वियस है कि उसका क्या करता है, वो अपने मिट्टी से खनिज पदार्थ को अवशोषण कर लेता है। लेकिन जिसका जड़ अगर हवा में रहता है तो हवा में जो पानी का अवशोषण रहता है, जैसे कि हम लोग वातावरण में पानी का मात्रा रहता है, ऐसा नहीं कि पानी पूरी तरह से नहीं रहता है। जो वायु होता है उसमें पानी का मात्रा होता है, वाष्प के रूप में पानी होता है, तो उसका अवशोषण कर लेता है जो हवा में जड़ रहता है। आगे एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, इसके ऊपर गाड़ी के ऊपर छा जाता है, ठीक, किसी पेड़ के ऊपर। परजीवी तो उस पौधा को बोलते हैं जो दूसरे पौधे पर अपने आप को निर्भरता रखते हैं, मतलब दूसरे पौधे पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो वे पौधे या जीव
जो दूसरे जीवधारियों के आंशिक या पूर्णतः रूप से आश्रित होते हैं, मतलब वो पूरी तरह से, देखो ऊपर वाला था कि वो पूरी तरह से आश्रित नहीं होता है, खाली उसका सहारा लेता है, ठीक, वो खाली वो क्या करता है, सहारा लेता है, पूरी तरह से उस पर आश्रित नहीं होता है। लेकिन अगर बात करेंगे परजीवी का, तो ये ऐसा जीव होता है कि ये पूरी तरह से दूसरे पर आश्रित होता है। ये क्या होता है, पूरी तरह से दूसरे पर आश्रित होता है, तो वो परजीवी कहलाते हैं। परजीवी पौधे में अवशोषण के लिए चूषक मूल या चूषकांग होते हैं। तो परजीवी जो पोषक होते हैं तो उसका एक चूषक मूल्य होता है, मतलब बोल सकते जड़ होता है, जो कि उसको चूस कर, मतलब जिस पौधे पर आता है उसका मतलब खनिज पदार्थ या उसका पोषण को चूस लेता है, चूस कर अपने अंदर ले लेता है। तो संपूर्ण परजीवी क्लोरोफिल के अभाव से हरे नहीं होते, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए हरा कलर का ये नहीं दिखता है, और इस कारण से अपना भोजन भी नहीं बना पाता है। जिस पौधे पर रहता है उसी पौधे का भोजन ये खाकर जीवित रहता है। परंतु आंशिक परजीवी में क्लोरोफिल मौजूद होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी परजीवी होते हैं जो कुछ हिस्सा में उसका क्लोरोफिल रहता है, तो वो अपना दोनों काम करता है, मतलब सूर्य के प्रकाश से भी अपना पौधा को भोजन बनाता है, और जिस पौधे पर रहता है उसका भी क्या करता है, पोषण को खाता है। तो आंशिक परजीवी अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु जल और खनिज पदार्थों के लिए क्या करते हैं, आप देखो भोजन तो स्वयं बना लेगा, लेकिन जल खनिज उसको कहाँ से मिलेगा, जिस पौधा पे है उसी का जल और खनिज लेगा, इसलिए कि वही जल और खनिज क्या कर रहा है, जमीनों से खींच रहा है। कस्टूडा या अमरबेल का यहाँ पर दिया हुआ, अमरबेल बहुत बार लत्ती टाइप का जो छाया हुआ रहता है उसको हम अमरबेल कहते हैं किसी भी पौधा के ऊपर। पूर्ण परजीवी होता है, मतलब पूरी तरह से ये परजीवी होता है जो पीला कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, तो ये पीला कलर का होगा जो कि किसी पौधे के ऊपर ऐसे छाया हुआ रहता है, जैसे लत्ती के तरफ लिपटा हुआ रहता है, ये दिखाई देता है। तो ये पूरी तरह से क्या होता है, परजीवी, मतलब पूर्ण परजीवी, मतलब पूरी तरह से परजीवी होता है। विस्कम का बात करेंगे, तने पर आंशिक परजीवी ये होता है। आंशिक परजीवी का ध्यान में रखना है कि आंशिक परजीवी क्या करता है, तो पूरी तरह से खाना उसका नहीं खाता है, लेकिन उसका खनिज और जल का यूज करता है। आज खनिज और जल का यूज करके प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। परजीवी के तने परपोषी के मूल्य पर भी वृद्धि करते हैं। तो परजीवी के जो तने होते हैं उसके अलावा परपोषी के मूल्य पर भी ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। सिर्फ तने पर ही नहीं, उसके जड़ में भी ये वृद्धि कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है, परजीवी क्या होता है, ये तो हो गया। अगला है सहजीविता, ये भी पूछा जाता है सहजीविता क्या होता है। ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना है सभी को कि सहजीविता क्या होता है। परजीवी का मतलब हो गया कि एक जीव पूरी तरह से दूसरे पर डिपेंड होना, ठीक। तो एक को फायदा दूसरे को जब नुकसान होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। सहजीविता का मतलब समझना है, ठीक। तो दो जीवों के बीच ऐसे संबंध जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए लाभ पहुंचाते हैं, उसको हम लोग सहजीविता कहते हैं। अच्छे से लिखते चलना है, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इसलिए कि ये पूछा जाता है। सबसे पहले लिख लेना है परजीवी के बारे में, लिखो, सबको हेडिंग डाल दो, परजीवी। ऐसे दो जीव जो एक को हानि होता है दूसरे को फायदा होता है, एक को हानि होता है दूसरे को लाभ होता है, एक को हानि होता है दूसरे को लाभ होता है, वैसे संबंध को परजीवी कहते हैं। वैसे संबंध को परजीवी कहते हैं, वैसे जीवों के बीच संबंध को परजीवी कहते हैं। ठीक है, सिंपल इतना ही जानना है, ध्यान में रखना। सहजीविता में ये साफ साफ दिया ही है, इसको लिख लेना है, सहजीविता हेडिंग डाल के। दो जीवों के बीच ऐसे संबंध जिसके दोनों एक दूसरे पर के लिए क्या होता है, लाभ पहुंचाते हैं, उसका हम लोग सहजीविता, मतलब एक दूसरे को दोनों को लाभ मिलता है इससे। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को ये हानि पहुंचाता है या एक का हानि दूसरे को लाभ होता है। इसमें एग्जाम्पल हम लोग बार बार लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो लाइकेन होता है। इसका उदाहरण लाइकेन होता है। लाइकेन ही एक ऐसा पौधा है जो लाइकेन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, किससे, शैवाल और कवक से। किससे, शैवाल और कवक से मिलकर बनता है, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। इसको पूरा यहाँ तक ही लिख लेना है, सबसे अच्छा रहेगा। इसमें शैवाल क्या करता है,
यहाँ तक लिख लेना है, ठीक। इसमें शैवाल क्या करता है, तो शैवाल करता है खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करता है, ये खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। और जो खनिज पदार्थ है जो जमीनों से लेकर और शोषण करके कौन देता है, तो वो कवक देता है। कौन देता है, तो कवक देता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इस तरह से एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। और जब शैवाल जब खाना बना लेता है तो वही खाना क्या करता है, कवक भी खाता है। इस प्रकार से दोनों के लिए एक दूसरे के लिए दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है, और दोनों एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं। इसलिए ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइकेन याद रखना है। और लाइकेन का मतलब क्या है, जब शैवाल और कवक एक साथ मिलकर जो रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग लाइकेन के नाम से जानते हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सिर्फ पौधों और पौधों के बीच में संबंध देख रहे थे। अब आगे जो हम लोग देखने वाले हैं किसके बीच में है, तो पौधों और प्राणियों के बीच में परस्पर संबंध। पौधों और प्राणियों के बीच में किस प्रकार का संबंध रहता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो अगर पौधों और प्राणियों के बीच में परस्पर संबंध का बात करेंगे तो 3 प्रकार के देखने को मिलता है। इससे आबादी पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये होता है एक उत्पादक उपभोक्ता के बीच संबंध। पहले एक उत्पादक होता है जो निर्माण करता है, और उसको खाने वाला क्या होता है, उपभोक्ता होता है। उसके परभक्षक और शिकार के बीच में संबंध, परभक्षक और शिकार। ऑब्वियस है कि जो उपभोग किया उसको फिर खाने वाला कोई होता है तो वो शिकारी होता है। और आबादी रोग जनकों के बीच में संबंध, आबादी होता है और उसके बीच में क्या होता है, फिर वो रोग जनक उसको रोग उत्पन्न करता है, फिर उत्पन्न करके उसको नष्ट भी करता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे पैथोजन होता है जो कि रोग को उत्पन्न करता है किसी भी आबादी में। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्पादक उपभोक्ता के बीच संबंध। उत्पादक मतलब जो निर्माण करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों को आबादियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। 2 श्रेणियां उत्पादक और उपभोक्ता में बांटा गया है। जितना भी जीव होता है, उत्पादक मतलब निर्माण करने वाला, उपभोक्ता मतलब उसको खाने वाला, ठीक। उत्पादक श्रेणी वैसे सारे पौधे सम्मिलित किया जाता है जिनमें क्लोरोफिल का वर्णक होता है। तो जितना भी पौधा जिसमें क्लोरोफिल होता है और वो क्या करे, अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना क्या भोज्य पदार्थ बनाए, खाद्य पदार्थ का निर्माण कर पाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। वो डायरेक्ट निर्माण कर रहा है, उसके लिए किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। किसी कारण से उसको हम लोग उत्पादक कहते हैं, इसलिए वो निर्माण कर रहा है खाद्य पदार्थ का। जबकि अन्य प्रकार के जीवधारी को हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता श्रेणी में आता है। इसलिए कि जितना भी अन्य प्रकार के जीवधारी है सब उसी पर डिपेंड है। जंतु बोले या मनुष्य बोले, सब का सब क्या है, और जैसा है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किस पर, उत्पादक पर ही डिपेंड है। जो उत्पादक करे, उत्पादक कौन कहलाता है, पेड़ पौधा, जिसमें क्लोरोफिल होता है। और वैसे अब वही चीज़ पर सारी चीज़ें डिपेंड होते हैं। तो सारी चीज़ों को इसलिए क्या बोल देते हैं, हम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। उपभोक्ता के उत्पादन पर आश्रित रहते हैं। जैसे घास के मैदान में घास उत्पादक हो गया, और घास को खाने वाले जो होता है ग्रास हॉपर गाय हो गया, बकरी हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब श्रेणी उपभोक्ता का है। अब उपभोक्ता के अतः दोनों श्रेणी जीवधारियों के आपसी संबंधों का किसी आबादी पर सीधा असर पड़ता है। किसी का भी कमी होगा या किसी का अधिक होगा तो वैसे उसकी जनसंख्या बढ़ने लगती है। जैसे किसी जलाशय में उत्पादक की संख्या उपभोक्ता की संख्या पर निर्भर करती है। अगर उपभोक्ता की संख्या में कमी का कारणवश वृद्धि हो जाए तो सीधा असर उत्पादक की संख्या पर पड़ेगा और इनमें कमी आएगी। अब देखो, कोई आबादी है, उस आबादी में मान लो कि उत्पादक है और उपभोक्ता है, उत्पादक है और उपभोक्ता है। अगर उपभोक्ता की संख्या बढ़ जाए, क्या हो जाए, उपभोक्ता मतलब खाने वाला की संख्या बढ़ जाए, तो इस केस में उत्पादक की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वैसे कि खाने वाला संख्या अगर बढ़ जाएगा तो उत्पादक करने वाला संख्या क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। इसलिए खाने वाले उसको ज़्यादा लोग हो गए, इस तरह से आबादी पर असर पड़ता है। दूसरा दिया है परभक्षक शिकार के बीच संबंध। आबादी के जीवों की संख्या पर परभक्षक शिकार के बीच संबंध का सीधा असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी जंगल में शेर की संख्या अप्रत्याशित वृद्धि हो जाए तो उसके शिकार जैसे हिरण की संख्या घटने लगती है। ऑब्वियस है कि अगर परभक्षक
और शिकार का हम लोग बात करेंगे। मान लो कि हमको पता है कि जो शेर होता है वो शिकार होता है, शेर होता है वो परभक्षक होता है, ठीक। और शिकार किसका करता है? हिरण का। तो अगर शेर की संख्या बढ़ जाए तो हिरण ज़्यादा खत्म होने लगेगा, तो हिरण की संख्या क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हिरण की आबादी यहाँ पर क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं आबादी पर इस प्रकार से ये प्रभाव देखने को मिलता है। संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों का संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर ये आबादी और रोगजनकों के बीच में संबंध, आप जानते हैं कि आबादी के बेस्टियों की संख्या अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें मुख्य विभिन्न रोग पैदा करने वाले रोगजनकों की उपस्थिति। अब देखो, हमको पता है कि विभिन्न रोग करने वाले रोगजनक बहुत सारे चीज़ है, जिसके कारण आबादी पर उसका डायरेक्ट असर देखने को हम लोग को मिलता है। संक्रामक रोगों के चलते ही कुछ ही समय में किसी स्थान से दूसरे पूरी आबादी प्रभावित हो जाती है। अगर संक्रामक रोग है मतलब एक से जो दूसरे को रोग हो जाता है, एक आदमी का हुआ है और उससे दूसरे को भी रोग हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। तो इससे संक्रामक रोग जब कोई भी बीमारी उत्पन्न करता है संक्रामक रोग से, तो एक आबादी से दूसरी आबादी में ये तुरंत फैलना शुरू कर देता है और इसका विनाश भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अनेक प्रकार के इसमें वायरस आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, कवक आता है। ये किसी प्रकार के एक जीव को हुआ तो दूसरे में भी क्या हो सकता है? फैल सकता है। तब सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होता है वायरस, वो संक्रामक बहुत तेजी से फैलता है। विभिन्न प्रकार के रोग फैलाने वाला नाश कर देते हैं। आलू में एक कवक फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होने वाले रोग के कारण आयरलैंड में 1885 में भयंकर अकाल पड़ा और लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके कारण ये आलू में ये कवक क्या किया था? एक बीमारी फैला दिया था और इसके कारण क्या वहाँ पे 10 लाख लोगों की मृत्यु उस समय हो गया था। इस वर्ष संक्रामक बीमारियों के चलते लाखों लोगों की मौत हुई थी वहाँ पे। इस प्रकार रोगों से जीवों की आबादी में क्या होता है? कमी होता है। तो ये रोगजनक से क्या होता है? आबादी में कमी देखने को मिलता है। इसलिए कि अब ये सब संतुलन करने का भी बोल सकते हैं काम करते हैं। जब आबादी ज़्यादा बढ़ने लगता है तो ये सब चीज़ें उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है? आबादी फिर कम हो जाता है। उपयुक्त तीनों प्रकार के संबंधों के अलावा निम्नलिखित क्रियाओं को भी आबादी पर प्रभाव देखने को, तीन को जो संबंध देखे उसके अलावा भी और भी यहाँ पर 3 और चीज़ें दिया हुआ है जिस पर आबादी पर प्रभाव देखने को मिलता है। पहला है परागण। तितलियाँ, मधुमक्खी आदि जीवों की सहायता से पौधे का परागण क्रिया संपन्न होती है, जो पौधे के प्रजनन एवं उनकी आबादी बढ़ाने में सहायता होती है। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर परागण क्रिया, हम लोग पता है कि परागण क्रिया में क्या होता है? तितलिया जो मधुमक्खी होता है वही सहायता करता है क्या? परागण करने में। अगर वो तितलिया मधुमक्खी नहीं रहेगा तो अभी से परागण की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब परागण की संख्या कम होगी तो इसका वृद्धि आबादी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस प्रकार से परागण पर भी डिपेंड करता है आबादी। आगे है बीजों का प्रसरण। बीजों का प्रसरण पर भी आबादी डिपेंड करता है। किस प्रकार से? हम लोग पक्षियों के मल के द्वारा एवं कुछ प्राणियों के शरीर से चिपक कर बीज एक जगह से दूसरी जगह प्राशित होते हैं। अब देखो, प्राशित होने से बीज अगर अलग अलग जगह जाते हैं, दूर दूर पे जाते हैं, जिसके कारण उस पौधे का निर्माण अच्छा से होता है। बीजों का प्रसरण कराने में कौन मदद करता है? पक्षियाँ मदद करता है। अगर वो नहीं रहेगा तो बीजों का प्रसरण नहीं होगा और एक जगह ग्रोथ करेगा तो उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से उसका आबादी में भी प्रभाव पड़ेगा। कीटभक्षी पौधे भी पाए जाते हैं, हम लोग जानते हैं। कीटभक्षी पौधा, इससे भी कुछ हम लोग का हद तक आबादी में कीटभक्षी पौधे वैसे स्वपोषित होते हैं, लेकिन अपने नाइट्रोजन की पूर्ति कीटों द्वारा करते हैं, जैसे ड्रांसेरा नेपंथिस, ये 2 नाम दिया हुआ है, जो कि क्या ये कीटभक्षी पौधा होता है। मतलब ये कीटों को क्या करते हैं? अपने अंदर निगल लेते हैं, निकल के इसको पचा जाते हैं। ये कीटभक्षी पौधा होते हैं। कृंत दिया हुआ है यहाँ पे। चूहे, गिलहरी आदि अत्यधिक मात्रा में बीजों को खाकर पौधे की आबादी को कम करता है। तो ये कृंत जो होता है, कृंत में क्या किया जाता है? चूहे, गिलहरी, ये सब कृंत बोला जाता है, ठीक। तो ये लोग क्या करते हैं? बीजों को खाकर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं? पौधों की आबादी को खत्म करते हैं, आबादी को कम करते हैं। ये सब नुकसान पहुँचाते हैं आबादी को। तीसरा अभी तक हम लोग 2 पढ़े। तीसरा जो पढ़ना था, मृदा में स्थित सूक्ष्म जीवों और पौधों के बीच पारस्परिक संबंध। तो मृदा में स्थित जो सूक्ष्म जीव है और पौधों के बीच में पारस्परिक संबंध के बारे में दिया हुआ है। इसको देख लेते हैं कितना बड़ा है।
चलिए ज़्यादा नहीं, इसको हम कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो मृदा में सूक्ष्म जीव, स्थिर सूक्ष्म जीव होते हैं, हमको पता है। पौधों के बीच में पारस्परिक संबंध किस प्रकार से होता है। किसी स्थान में पौधे की आबादी पर मृदा के सूक्ष्म जीवों का भी प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित प्रकार से उसको दिया गया है, किस प्रकार। नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा, हमको पता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता था। मृदा के अंदर कुछ पौधे के जड़ों में कुछ जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगर वो जीवाणु नहीं रहे या उसका संख्या कम हो जाए तो ऑब्वियस है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होगा, जिसके कारण मृदा का उर्वरकता नहीं होगा, जिसके कारण बीज पौधे का जो होगा वो सही ढंग से निर्माण नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। नील हरित शैवाल एवं राइजोबियम जीवाणु, ये दो प्रकार के जीवाणु जो दिया हुआ है, लिग्मिनोसी कुल के पौधे के जड़ों में ये पाए जाते हैं। लिग्मिनोसी कुल के पौधा वो सब होते हैं जो दाल वगैरह का खेती होता है, ठीक। तो उन्हीं को लिग्मिनेसी कुल के पौधे बोलते हैं, जो क्या करते हैं, उन्हीं के जड़ों में ये जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाम यहाँ पर दिया हुआ है राइजोबियम जीवाणु या हरित शैवाल भी पाया जाता है, नील हरित शैवाल। ये हवा से नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिणत कर देते हैं। इससे मृदा की उर्वरकता में क्या हो जाता है, तो नाइट्रोजन ही ऐसा पदार्थ है जो मृदा की उर्वरकता को क्या करता है, बढ़ाता है। तो जीवों के अनुकूल वातावरण तैयार होता है और इस प्रकार की सहजीविता को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ कि ये यहाँ सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं, मृदा में रह के क्या कर रहे हैं, पौधे को फायदा दे रहे हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण वहाँ के वो पौधा सही ढंग से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आगे इसमें दिया हुआ है कवक मूल द्वारा। कवक हम लोग पता है क्या होता है। कवक एक प्रकार के जीव ही बोला जाता है। कवक हो गया, शैवाल हो गया, कोई सब तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बार बता दिया गया है। उस श्रेणी के पौधे के जड़ों कवक के समागम से कवक मूल का निर्माण होता है। अब उस श्रेणी का जो पौधा होता है तो उसका जो जड़ होता है उसमें कवक होता है, ठीक है। जो चीड़, ओक आदि वृक्षों के जड़ों की बाहरी सतह या उनके उत्तकों के अंदर यह पाया जाता है कवक, और मिट्टी से जल का अवशोषण कर पौधों की वृद्धि। अब देखो ये क्या काम करता है, तो कवक मूल द्वारा यहाँ पर कवक कुछ होता है जो कि क्या होता है, पौधों के जड़ों में पाया जाता है। जड़ में जहाँ पे मिट्टी रहता है वहाँ पे पाया जाता है। ये क्या काम करता है, तो पौधों को जल का अवशोषण करने में ये क्या करता है, मदद करता है कवक, ठीक। तो बात समझ में आए। तो ये भी क्या कर रहा है, कवक होकर मतलब ये सूक्ष्म जीव होकर सहायता कर रहा है पौधों को ग्रोथ कराने में। समझ में आया। आगे हम लोग चलते हैं प्रतिजीविका द्वारा। प्रतिजीविका क्या है, एंटीबायोटिक्स है, ठीक। तो कुछ सूक्ष्म जीव रासायनिक पदार्थ प्रतिजैविक उत्पादक करते हैं। तो प्रतिजैविक कुछ एंटीबॉडी बनाते हैं जो दूसरे जाति के जीवों का आंशिक रूप से या संपूर्ण संदमन करते हैं और प्रतिजीविता द्वारा प्राकृतिक जीवों के बीच प्रतिस्पर्धा एवं आबादी पर नियंत्रण रखने में मदद करते हैं। तो कुछ ऐसा एंटीबॉडी होता है जो किसी चीज़ को क्या करता है, किसी चीज प्रतिजीवी का उत्पादन करते हैं, जो एक जाति को मतलब बोल सकते हैं कि उसको सहायता प्रदान करता है उसको जीवित रहने में, तो ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए एंटीबॉडी का काम ही होता है किसी दूसरे चीज़ को क्या करना, खत्म करना, किसी और जीवाणुओं को नष्ट करने में ये क्या करता है, मदद करता है। अब आगे जो पढ़ना है वो भौतिक, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे भौतिक वातावरण का आबादी पर पड़ने वाला प्रभाव। अब भौतिक वातावरण के बारे में हम लोग पढ़ना, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे जैविक वातावरण, जैविक कारक था। अब हम लोग भौतिक कारक मतलब अजैविक कारक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अजैविक कारक के बारे में जो हम लोग चर्चा करेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।